कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश के ज़्यादा बच्चे पास करते हैं तो उनके पास कुछ ऐसा सूत्र होगा, कुछ ऐसी किताबें होंगी, कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो हिंदी के बच्चों के पास नहीं होता है। तो बहुत बार ऐसा लगता है जो हिंदी भाषी बच्चे हैं कि उनको कुछ कम मिला है, तो वो भी इंग्लिश के मटेरियल की तरफ जाते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूं या किसी और दूसरी भाषा में मैं एग्ज़ाम दूं और मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना चाहूँ, तो आप में और उन दोनों बच्चों में सिर्फ बारीक सा इतना फ़र्क है कि आप ने हाय मैं हूँ डॉक्टर खान। जोश की फैमिली ने मुझे अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनके परिवार में, उनकी फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जोश टॉक को सुनते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि ऐसे बच्चों के लिए केएसजी के फैमिली ने जोश की फैमिली के साथ जुड़ करके एक स्कॉलरशिप तैयार किया है जो टैलेंटेड बच्चों को पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं जोश की तरफ से आपको रेगुलरली मिलता रहूंगा और इस एग्ज़ाम की जो भी टिप्स, ट्रिक्स और मेरी एक्सपीरियंस है 30 सालों की, उसको भी आप तक पहुंचाऊंगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज कभी भी नहीं आएंगी, ये जोश के माध्यम से मेरा वादा है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं कि फुल कोर्स करें केएसजी के साथ, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप उसको टिक करके और उसको भर करके आप जोश तक पहुंच सकते हैं और आपको पूरे कोर्स को स्कॉलरशिप के साथ जोश के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर खान और मैं केएसजी की ओर से आप सभी जोश फैमिली के जो दर्शक हैं उन सबको इनवाइट करता हूं एक ऐसे क्वेश्चंस की ओर जहां पे मुझे अक्सर कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि हाउ हिंदी मीडियम स्टूडेंट कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश के ज़्यादा बच्चे पास करते हैं तो उनके पास कुछ ऐसा सूत्र होगा, कुछ ऐसी किताबें होंगी, कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो हिंदी के बच्चों के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से संभवतः उनको कठिनाई होती है। देखिए, आपको ये पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फैक्ट्स तो लगभग एक ही होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादा बच्चे इंग्लिश से एग्ज़ाम देते हैं, तो ज़्यादा सामग्री या जो भी मटेरियल या कंटेंट बताएं वो ज़्यादा उपलब्ध इंग्लिश में है। तो बहुत बार ऐसा लगता है जो हिंदी भाषी बच्चे हैं कि उनको कुछ कम मिला है, तो वो भी इंग्लिश के मटेरियल की तरफ जाते हैं और वो इंग्लिश के मटेरियल को भी पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए आप कि अधिकांश बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम से लेकर के इंग्लिश के ही मटेरियल को यूज़ करके इंग्लिश में एग्ज़ाम दे करके इंग्लिश में ही इंटरव्यू दे करके अपने सक्सेस को प्राप्त करते हैं, उनका मदर टंग और या लैंग्वेज उनका इंग्लिश हो, ये शायद आधे % से भी कम लोग ऐसे होंगे या शायद और भी नीचे। सबके कुछ ना कुछ अपनी मातृभाषा होती है, सबके सब अपने कुछ ना कुछ और लैंग्वेज होते हैं। किसी का तमिल हो सकता है, किसी का बंगाली हो सकता है, किसी का उड़िया हो सकता है, किसी का असमीज हो सकता है, किसी का गुजराती, कश्मीरी, कुछ भी हो सकता है। बट उन्होंने इंग्लिश को लिया था और इंग्लिश के द्वारा उन्होंने एग्ज़ाम दिया और इंग्लिश के द्वारा वो पास कर गए। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूं या किसी और दूसरी भाषा में मैं एग्ज़ाम दूं और मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना चाहूँ, तो आप में और उन दोनों बच्चों में सिर्फ बारीक सा इतना फ़र्क है कि आप ने इंग्लिश को एक सामग्री एकत्र करने के लिए यूज़ किया है, ना कि आंसर लिखने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंग्लिश को ही यूज़ किया और वो इंग्लिश का ही आगे भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो बारीक सा अंतर आता है वो बच्चे भी तमिल और बंगाली और गुजराती से इंग्लिश पे गए थे, आप हिंदी से इंग्लिश पर जा रहे हैं। वो भी, उनको भी कठिनाइयां आई थी और आपको भी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि दोनों की मातृभाषा
इंग्लिश नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने मेंटल स्टेज पर ये एक्सेप्ट करें कि जो लोग इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं वो इंग्लिश में मूलतः नहीं है। Nobody has come from England to give examination here. यहाँ पे ये सभी के सभी लोग इसी मिट्टी से निकले हुए हैं। कोई तेलुगु से निकला हुआ है, कोई मलयालम से निकला हुआ है, कोई गुजराती से, तो कोई हिंदी से। आप वहाँ पे उनसे बराबर हैं। और जिस दिन आपने ये ठान लिया कि हाँ, अगर उन्हें दिक्कत हो सकती है तो मुझे भी दिक्कत हो सकती है, तो आप इंग्लिश की सामग्री को यूज करने में घबराएंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपने मान रखा है कि मैं तो हिंदी से आ रहा हूँ या किसी और भाषा से आ रहा हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत आएगी। नहीं, ये दिक्कत किसी को भी आती है। इंडिया में जितने बच्चे जो कम्पीट कर रहे हैं सबको ये दिक्कत आती है। और उस दिक्कत को जिस दिन आपने मेंटल स्टेज पर सोच लिया कि मैं इसको फेस कर लूंगा, कर लूंगी, मेरे विचार से आपका 3/4 ऑफ द प्रॉब्लम गेट्स कवर्ड देयर। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है बच्चों का ये मेंटल ब्लॉक होता है कि मैं कैसे यूज कर लूँ इंग्लिश के मटेरियल को। हाँ, अब मैं इसकी प्रोसेस की तरफ जाता हूँ कि कैसे इसको प्रोसेस को यूज करें। जो कि महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले बताई आपको कि आप मेंटली अपने लेवल को तैयार कर लें कि इस डिफिकल्टी को मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। क्योंकि डिफिकल्टी उनको भी आई होगी, डिफिकल्टी मुझे भी आई होगी, और डिफिकल्टी आएगी क्योंकि कोई भी जनरल स्टडीज मेन होता है यहाँ पे। और जानते हैं आपकी जनरल स्टडीज की कहीं पढ़ाई होती नहीं है। अगर किसी ने बीटेक कर रखा है तो उसको इकोनॉमी के टर्म नहीं आते हैं, ज्योग्राफी के टर्म नहीं आते हैं, कल्चर के टर्म नहीं आते हैं, तो उनको सीखना ही होगा। और इसी से निकलती है हमारी पहली एडवाइस आपके लिए प्रोसेस के बारे में, वो ये कि आप टर्मिनोलॉजी को समझ लें। टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में समझ लें या किसी और भाषा में समझ लें। कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही होते हैं, डेटा तो डेटा ही होता है, फैक्ट तो फैक्ट ही होता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जिस भी सामग्री को आप यूज़ करना चाहते हैं, फर्ज कर लीजिए कि आप इकोनॉमी के शब्दों को यूज़ करना चाहते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर कोई शब्द मिलता है और लगता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट क्या है। अगर मैं आपको उसका हिंदी बताऊं तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको भी नहीं पता हो सकता है कि ये क्या है। इसकी हिंदी होती है गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट और गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या दोनों ही समस्याएं हैं आपके लिए, क्योंकि टर्म नहीं जानते आप। तो क्या ही अच्छा हो कि आप इन टर्म्स को एक जगह लिस्ट करते चले जाएं जैसे जैसे आपको मिले, और उन टर्म्स को अगर आप समझ गए हैं, और समझने के लिए आपको किसी भी भाषा में आप जाकर समझ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं अपने पास अवेलेबल हैं जहाँ पर आप उनको यूज़ करके उनसे समझ लें उनका कंसेप्ट, तो आपका काम आसान हो जाता है। दूसरा मैं चाहूँगा तरीका अपनाने के लिए कि जब भी आप इंग्लिश में पढ़ें तो कई बार लंबा टेक्स्ट पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के बाद आपको उसको कम्प्रिहेंड करके अपनी भाषा में लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप इंग्लिश के सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने जो संभवतः आप 1-1.5 पेज हिंदी का पढ़ने के बाद आप एक 2 लाइन का नोट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नोट आप हिंदी में बनाएं, लेकिन आधा पेज पढ़ने के बाद बना लें। जब आधा पेज का कंप्रिहेंशन करना होगा तो दैट विल बिकम मच ईजियर। तो ये दूसरा मेरा सजेशन है कि आप जो नोट बनाएं उसको थोड़े से और छोटे छोटे चंक में बना लें, छोटे छोटे एरिया से बना लें, और फेमिलिटी ऑफ टर्म। एंड दूसरा मैंने बताया कि आप उसको छोटे छोटे नोट्स में बना लें, और छोटे छोटे नोट्स हिंदी में बनाएंगे, अपनी भाषा में बनाएंगे। टर्मिनोलॉजी को पहले समझना जरूरी है। तीसरा काम, तीसरी चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ इंग्लिश के मटेरियल को यूज़ करने के लिए, कि आप अपने बेसिक्स को पहले ठीक कर लें। और बेसिक्स को ठीक करने का सबसे सहज और सरल तरीका होता है, वो होता है आप NCERT के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको आप इंग्लिश में एक बार समझ लेंगे। मेरे ख्याल में वो सीखने के लिए बड़ा आसान होता है, उनकी भाषा भी सहज होती है, क्लिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आपको वो जब समझ में आ जाने लगेगी तो उसके जो बिल्टअप कंसेप्ट हैं जो कि आपको बाद में यूज़ करने हैं वो आपको समझने में सहज होंगे। तो NCERT मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश के सोर्सेज यूज़ करना है तो स्टार्ट करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप NCERT के सोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। एंड
चूंकि आप मीडियम चेंज करके यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखें, और आई वुड लाइक यू टू सजेस्ट कि आप मेंटली तैयार रहें कि आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, बिकॉज हियर यू आर यूजिंग टू सोर्सेज। बट एक चीज़ और चीज़ बताऊं आपको कि आपके पास ये दो सोर्सेज का जो एक अनुभव है ना, वो भी एक काम आने वाला है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने जो टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा रखें पढ़ाई के लिए बाकी लोगों के तुलना में, और डेफिनेटली द रिवार्ड जो होगा, अगर आपका 15% 20% ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 25% बड़ा रिवार्ड मिल सकता है, क्योंकि सोर्सेज आपके पास मल्टीपल हो जाएंगे। एक एडवाइस और भी करूंगा कि आप ना यूपीएससी के पीटी और मेंस के क्वेश्चन पर खूब समय बिताएं, क्योंकि वहां पर आप वहां पे देखते हैं कि वहां आपके जो पीटी के क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, मेंस के क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड डेफिनेटली जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़ते हैं, तो योर माइंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग the diversity of language, and that diversity of language is very effective to appreciate। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसी क्वेश्चन को हिंदी और उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ें, और डेफिनेटली ये हो सकता है। लेकिन कई बार लोग ऐसा करते हैं कि ये जो नहीं करना है वो मैं बताना चाहूँगा, कि लोग ट्रांसलेट करते हैं, कि इंग्लिश के नोट को ट्रांसलेट करके आप बार बार उसमें आप लिख रहे हैं, और उसके ट्रांसलेट करने के बाद उसको पढ़ रहे हैं। ये कभी मत करें। कुछ लोग होते हैं कि बार बार वो डिक्शनरी लेकर बैठ जाते हैं, ये भी नहीं करना है, क्योंकि बार बार आप डिक्शनरी देखेंगे तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली बोरिंग एंड एक्सट्रीमली स्लो। वो नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो। डिक्शनरी मत देखिए आप, एक वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता है, आगे बढ़ जाएं, वो वर्ड दोबारा मिलता है, उसको नोट कर ले मेंटली, फिर भी मत देखें। तीसरी बार वो अगर फिर मिलता है, आपको लगेगा और फिर भी समझ में नहीं आता है, तो उस समय मैं चाहूँगा कि आप डिक्शनरी खोलें, उसका मतलब सीखें। बट आई एम वेरी श्योर कि अगर एक ही वर्ड बार बार आपको अलग अलग संदर्भों में मिला है, तो आपको सहज रूप से वो भाषा समझ में आ जाएगी, उसकी शब्दावली समझ में आ जाएगी। अगर आपने पहले टर्मिनोलॉजी सीख रखा है, तो मेरे विचार से आपके लिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान हो सकता है ये तरीका सीखने का। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ये आप देखें ना, उदाहरण मैं आपको कहीं और ले जाने नहीं चाहता हूँ। मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे हिंदी के बच्चे जो केजी में उन्होंने पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की, एग्ज़ाम हिंदी में दिया और अच्छे अंक लेकर के आए हैं वो। मैं खुद अपना उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने खुद अपनी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम में की थी, और बाद में मैं इंग्लिश में अभी पढ़ा सकता हूँ, एंड आई थिंक आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस। हाँ, लेकिन वो ये है कि एक आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और आप ये देख लें कि जो बच्चे इंग्लिश में हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी इंग्लिश उनका रूट नहीं है। रूट उनका, जैसे मैंने बताया, किसी भी देश का कोई भी भाषा हो सकती है उनकी मातृभाषा। अगर वो लोग भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने ये निर्णय स्कूल के समय ले लिया था इंग्लिश में आने का, कुछ लोगों ने कॉलेज में लिया था, कुछ लोग अभी ले सकते हैं। तो जब भी आपने निर्णय ले लिया है, वो वही सही समय है। और उसके बाद आप, अगर जो मैंने अभी आपको थोड़े बहुत टूल्स बताए, उसको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, एंड आई एम श्योर इट इज़ वेरी वेरी इजी टू डू इट, बिकॉज इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट, इसकी कोई भाषा नहीं होती है, ये एक सूचना होती है। अगर सूचना को आपने किसी भी भाषा में लेकर के, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेमोरी आपकी होने वाली है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज होने वाली है। और जब आप ये छोटे छोटे जो टूल्स मैंने बताया, इसको इस्तेमाल कर लिया, तो आप आराम से इंग्लिश के सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चलते चलते मैं लास्ट में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, और कुछ कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं तो संभवतः जो काम आप कर रहे हैं वो, मेरे ख्याल में, वो आपका अटेंशन डिजर्व नहीं करता है। कठिनाइयाँ आ रही हैं, दुश्वारियाँ आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो संभवतः आपका मार्ग सही है, क्योंकि जो पारितोषिक मिलने वाला है आपका, जो इनाम मिलने वाला है आपका, वो खूबसूरत होने वाला है। और मेरे विचार से अगर आपने इनको इस्तेमाल किया, डेफिनेटली आपको थोड़े समय के कष्ट के बाद बहुत ही सहज हो जाएगा, एंड यू वुड बी एबल टू यूज इंग्लिश सोर्सेज ऑल्सो फॉर राइट योर एग्जाम इन हिंदी लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और
उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।